गुड इवनिंग एवरीवन। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमन की ओर से कलम नोएडा के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी का खतरा अभी बना हुआ है। उम्मीद है देश भर में चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव से हम जल्द ही इस महामारी पर पार पा लेंगे, पर सावधानी अभी भी जरूरी है। कोरोना काल में जब वर्चुअल मुलाकातों को न्यू नॉर्मल बना दिया है, तब प्रभा खेतान फाउंडेशन ने भी अपने सत्रों को वर्चुअल और जमीनी दोनों रूपों में अपना लिया है। कोरोना प्रोटोकॉल के बीच हमारी कोशिश है कि आप अपने प्रिय लेखकों से मिलकर साहित्य की अपनी नियमित खुराक पाते रहें। भारत और विदेश के 30 के करीब शहरों में प्रभा खेतान फाउंडेशन महिलाओं की तरक्की और भलाई के साथ ही साहित्य, संस्कृति और सेवा से जुड़े अभियान चला रहा है। फाउंडेशन ने अब तक 550 से अधिक ऑनलाइन इवेंट और 1500 से अधिक जमीनी इवेंट आयोजित किए हैं और ये काम लगातार जारी है। हमें इस बात की खुशी है कि कलम नोएडा के इस सत्र हमारे बीच जाने माने लेखक, आलोचक व वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय मौजूद हैं। विजय करीब 2.5 दशक से टीवी और प्रिंट पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, साहित्य और सिनेमा पर आपके लेखन की धूम पूरे देश में व्याप्त है। आपने भागलपुर विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए, दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की उच्च शिक्षा और बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। आपकी अब तक 12 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें प्रसंगवश, कोलाहल कलह में, विधाओं का विन्यास, बॉलीवुड सेल्फी, लोकतंत्र की कसौटी और मार्क्सवाद का असत्य काफी चर्चित है। इन दिनों आपकी नई पुस्तक अमेठी संग्राम धूम मचाए हुए है। विजय जी फिलहाल दैनिक जागरण से जुड़े हैं और जागरण समूह में एसोसिएट एडिटर हैं। खास बात यह कि सिनेमा पर उत्कृष्ट लेखन के लिए आपको नेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण कमल से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब मैं आपका अधिक समय न लेते हुए विजय जी से आगे की बातचीत के लिए वर्तिका नंदा को आमंत्रित करती हूँ। वर्तिका जी पत्रकार, अध्यापक, समाज सेवी और जेल सुधारक हैं। आप देश की जेलों पर तिनका तिनका नामक अनूठी श्रृंखला चलाते हैं। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2014 में आपको स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। जेलों पर आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 बार दर्ज भी हो चुका है। आप जी टीवी, एनडीटीवी, भारतीय जनसंचार संस्थान और लोक जुड़ी रही हैं। आप कवित्री भी हैं और आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो अब आप सब आराम से बैठिए और सुनिए ये रोचक चर्चा। धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि प्लीज अपने मास्क पहन लीजिए। थैंक यू सो मच। चेहरा ढके हुए तमाम साथियों को नमस्कार। आधे चेहरे में आप दिखेंगे और हम भी उसी आधे अधूरे चेहरे के बीच आपसे बात करेंगे। एक बार एक जंगल में आग लगी। आग भयानक थी, इसलिए सारे पशु पक्षी यहाँ वहां भागने लगे। एक चिड़िया थी जो थोड़ी दूरी पर जाती, बार बार चोंच में थोड़ा सा पानी लाती, उस आग पर डालने की कोशिश करती। एक साधु बहुत देर से देखते रहे और फिर उन्होंने उस चिड़िया को बुलाकर पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा कि मैं इस आग को बुझाने की कोशिश कर। साधु ने कहा, स्वाभाविक है, इतनी बड़ी आग को एक चिड़िया इतने तिनके भर चोंच से नहीं बुझा सकती। चिड़िया ने कहा, बरसों बाद जब इस आग को याद किया जाएगा तो मुझे इस बात के लिए याद किया जाएगा कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं, आग को बुझाने वालों में से थी। अनंत विजय अपनी उसी चोंच से थोड़ा थोड़ा सा पानी एक ऐसी आग पर बरसाने की कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं जिसका नाम है अमेठी संग्राम। आपका स्वागत। आज की परिचर्चा आपके साथ दिलचस्प होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
अनंत जी करीब 2.5 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं। साहित्य, समाज, संस्कृति और फिर फिल्म, और अब मेरा नोट्स भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक और विधा इनकी है, वो है शरारत। उन सब के साथ जुड़कर कई प्रयोग इन्होंने किए और अपने फॉरवर्ड में इन्होंने लिखा है कि इन्होंने एक दिन तय किया कि अब कुछ दिनों तक राजनीति पर नहीं लिखेंगे और संस्कृति पर लिखेंगे। और उसे तय करने के बाद फिर कुछ उलटफेर हुई और इन्होंने जो किताब लिखी अमेठी संग्राम, उसमें संस्कृति तो कम ही मिली, लेकिन राजनीति के बहुत सारे चेहरे भरपूर दिखे और उन्होंने उस आग को बुझाने का प्रयास किया जो बरसों तक भारत में जानी जाती रही और समझ में ये नहीं आया कि सारी राजनीतिक उठापटक में असल का रंग और स्वर क्या था। पहला सवाल आपसे यही करना चाहती हूं कि जब आपने खुद अपने शब्दों में ये लिखा है और आपने तय किया कि अब तो आपकी विधा संस्कृति है, तो ऐसा क्या हुआ कि आप अमेठी की तरफ मुड़ गए और आपने तथ्यपरक, आलोचनात्मक, तुलनात्मक और एक गंभीर लेखन किया? ये बदलाव किस दिन हुआ? बहुत धन्यवाद वर्तिका जी। और सबसे पहले मैं एहसास वुमेन ऑफ नोएडा, कलम और प्रभा खेतान फाउंडेशन का धन्यवाद देता हूं कि कोरोना के इस विकट काल में और जब हमें आशा की किरण दिखाई दे रही थी, तब उन्होंने इस तरह से आभासी दुनिया के आयोजनों से बाहर निकलकर एक्चुअल आयोजन करने की हिम्मत की। मैं उनकी सराहना करता हूं और उनको धन्यवाद भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। वर्तिका जी, आपने जिस मेरी बात की चर्चा की और जहां आपने ये कहा कि मैंने ये फैसला किया था, अगर उससे आगे वहीं आके आपने एक पत्रकारीय कौशल पे प्रश्न को छोड़ दिया, क्योंकि अपनी इसी किताब में मैंने ये बताया है कि क्यों मैं इस ओर मुड़ा। मुझे लगता है कि वो 22 मई या 21 मई की तारीख थी जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे और मैं ट्रैक कर रहा था, तो एक सीट अमेठी दिखाई दी मुझे। मैं बहुत उत्सुक था उस सीट को लेकर, क्योंकि वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते उस सीट में मेरी रुचि थी कि देखता हूं इस सीट पे क्या होता है। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, लगातार हर राउंड में जब राहुल गांधी वोटों से पिछड़ने लगे तो मुझे लगा कि कुछ अनहोनी इस सीट पर हो सकती है। तो मैंने बाकी उसको छोड़ दिया और फिर अमेठी को फॉलो करने लगा। उसी फॉलो करने के क्रम में एक दौर आया जब जायस गांधी 1600 वोटों से आगे हो गए। जायस एक अमेठी लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। उसके बाद राहुल गांधी कभी आगे नहीं हो पाए और हम लोग प्रतीक्षा कर ही रहे थे। मुझे लगता है कि 9वां या 10वां चरण अभी तक इलेक्शन कमीशन के साइट पर अपडेट हो रहा था। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। मुझे लगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष, 136 साल पुरानी पार्टी, कोई सिटिंग अध्यक्ष कांग्रेस का अब तक चुनाव हारा नहीं था। दूसरी बात, परिणाम आने के पहले पराजय स्वीकार कर लेना, मुझे लगा कि जरूर कुछ वहां हुआ है। फिर मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की और वही एक मोमेंट था। उसके बाद तो खैर स्मृति ईरानी ने भी एक ट्वीट किया कि कौन कहता आसमां में सुराख नहीं हो सकता, दुष्यंत कुमार की पंक्तियों को उद्धृत किया। तो मुझे लगा कि खैर उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो राहुल गांधी का स्वीकार था, पराजय का स्वीकार, उसकी पड़ताल करने की कोशिश मैंने जरूर शुरू की, क्योंकि चुनाव के दौरान 1.5 महीने के पूरे लंबे समय में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला मुझे जो ये कह रहा था कि स्मृति ईरानी जीत सकती है वहां से। पहला व्यक्ति जिसने राहुल गांधी ने बताया कि स्मृति ईरानी जीत गई हैं वहां से। और पूरे जितने जो एक सबसे बड़ा जो एक्सेस इंडिया है उसका भी जो सर्वे आया था उसमें भी स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में कड़ी टक्कर बताया था। 3% के मार्जिन से राहुल गांधी को
तो ये सब लोग कह रहे थे कि स्मृति ने चुनाव फंसा दिया है, लेकिन जीत तो राहुल गांधी ही जाएगा। लेकिन स्मृति ईरानी 6% के अंतर से जीती और राहुल गांधी को लगभग 55,000 मतों से पराजित किया। 8 अध्यायों की इस किताब में कथावाचक की तरह, स्टोरी टेलर की तरह बहुत सी कहानियों को बड़े दिलचस्प तरीके से लिखा गया है। जैसे एक जगह बहुत विस्तार के साथ इस बात की चर्चा है कि जब नतीजों की जब मतगणना शुरू हुई तो स्मृति ईरानी गाने सुन रही थी और वो किसी फोन कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। देर शाम होने तक भी जब उन्हें फोन आ रहे थे तो उन्होंने सबसे यही बात कही कि जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक वे कुछ नहीं कहेंगी। रात को 2 बजे जब ये बात साबित हो गई कि वो जीत गई हैं, तो भी उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को भेजा कि वो जाकर उस सरकारी चिट्ठी को ले आए। अनंत जी ने कई जगह कुछ ऐसे प्रसंग कहे हैं और लिखे हैं जो आमतौर पर एक पत्रकार ही लिख सकता है या समझ सकता है। ये जो आपका पूरा लिखने का तरीका रहा, इसे लिखते समय आपका प्रिंट का पत्रकार ज्यादा जागृत था, टेलीविजन का, या कुछ सिनेमाई पुट भी आपके साथ बीच बीच में आता रहा? जो अनंत विजय हैं, वो कौन से अनंत विजय थे जो इस किताब को लिख रहे थे? वही अनंत विजय था जो पत्रकार है। सिर्फ और सिर्फ मेरी इच्छा ये थी कि कोई राजनीति की ऐसी किताब लिखी जाए जो रोचक तरीके से पढ़ी जा सके। अगर 154 पेज तक आप इसको देखेंगे तो मैंने कोशिश की है, और जो मुझे प्रतिक्रिया पुस्तक के छपने के बाद प्राप्त हुई उसमें भी मुझे यही प्रतिक्रियाएं मिली कि बहुत रोचकता के साथ, जैसे मैंने शुरुआत इस बात से की है कि मतगणना वाले दिन स्मृति ईरानी जगी, पूजा पाठ किया, कान में ईयरफोन लगा के गाने सुन रही थी। मैंने बहुत कोशिश की ये पता करने की कौन से गाने सुन रही थी, ये नहीं पता कर पाया मैं। उनके कई सहयोगियों से पूछा, लेकिन या तो वो स्मृति ईरानी बता सकती थी, तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? मैंने उनसे पूछा पर उन्होंने कहा मुझे याद नहीं है। और फिर मेरे पास उनसे 12 मिनट मिलने, मतलब 10 मिनट का समय मिला था और मेरे 17 सवाल थे। 12 मिनट में वो सवाल पूरे हो गए थे हमारे, और मेरे बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मीटिंग थोड़ी एक्सटेंड नहीं हो पाई और फिर मुझे समय मिला नहीं। और मुझे लगा कि जरूरत भी नहीं थी उसकी, क्योंकि उनके सारे सहयोगियों को मैंने ढूंढ लिया था और पर्याप्त जानकारी मेरे पास आ गई थी। इसलिए मैंने रोचकता का पुट बनाए रखा इसमें। हाँ, कहीं कहीं टेलीविजन वाले पत्रकार वाला जो वो एक होता है ना कि किसी हुक से शुरू करिए आप अपनी स्टोरी, तो वो प्रिंट में भी होता है, टीवी में ही सिर्फ होता है। टीवी में आप बेस्ट विजुअल से मतलब स्टोरी खोलते हैं या आप बेस्ट घटना से खोलते हैं। तो मुझे जो लगा वो मैंने किया। और सिनेमा का मैंने कोई अपने सिनेमाई कौशल जो थोड़ा बहुत मेरे अंदर है उसका कोई प्रयोग नहीं किया। आपने कहा कि 12 मिनट की आपकी बातचीत हुई, तो क्या इस पूरी किताब की प्रक्रिया के दौरान कुल मिला के ही ये 12 मिनट की बातचीत थी स्मृति जी से, या किताब जब आपकी फाइनल हो रही थी उसके समय भी आपकी दोबारा कोई वार्तालाप हुई? ये चौथी बार प्रश्न पूछा गया है मुझसे इस किताब पर। अभी और भी 10-12 बार जहां जहां आप जाएंगे वहां पूछा जाएगा। हाँ, तो और मैंने आपका कोई पुराना इंटरव्यू देखा भी नहीं। और मैं ये बताऊं कि अभी तक मैंने उनको ये किताब दी नहीं है। मुझसे बहुत बार ये प्रश्न किया गया कि आपने उनको पुस्तक दी नहीं। मुझे जरूरत ही नहीं लगी कि उनसे इस बारे में पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारी सामग्री मेरे पास जमा हो गई थी। प्रकाशक का दबाव था कि 250 पेज से ज्यादा की नहीं करना है, क्योंकि आजकल लोग मोटे उपन्यास और राजनीतिक किताबें तो बिल्कुल मोटे मोटे नहीं पढ़ते। तो मैंने उसको तय किया कि कोई जरूरत भी नहीं है। और जो बातें उनके सहयोगियों ने मुझे बता दी थी कि आप क्या खाती हैं, तो उनके जो साथ रहती थी उन्होंने बता दिया कि दाल चावल खाती हैं, आइसक्रीम के लिए बेचैन हो जाती हैं। तो फिर मैं उनसे क्यों पूछने जाता? मुझे जरूरत ही नहीं महसूस हुई। और किताब की प्रक्रिया में जिस पर आप किताब लिख रहे हो, हाँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि राहुल गांधी के यहाँ मैंने 2 बार लिखवाया कि मुझे मिलने का समय दिया जाए, मुझे नहीं मिला समय। अगर वो मिलता तो मुझे लगता है कि किताब थोड़ी और समृद्ध होती। बिल्कुल। आपने
अमेठी संग्राम में ये भी जिक्र किया है कि स्मृति ईरानी अपनी इलेक्शन कैंपेन से पहले भी बहुत से घरों में जाती रहीं जहां उन्होंने बैठकर लोगों के साथ खाना खाया, लोगों से मुलाकात की और एकदम 1 to 1 एक रिश्ता उनके साथ कायम हुआ। जिन लोगों से आप वहां पर मिल रहे थे, जो अमेठी निवासी हैं, क्या उन लोगों ने, बहुत से लोगों ने क्या इस किताब को पढ़ लिया है? उन्होंने आपसे क्या प्रतिक्रिया दी है? अमेठी के 3-4 लोगों की प्रतिक्रिया मुझे सिर्फ प्राप्त हुई है। मुझे मालूम नहीं कि मेरे प्रकाशक ने अमेठी में पुस्तक पहुंचाई या नहीं, लेकिन जिन लोगों से मैंने बातचीत की थी, चाहे वो प्रज्ञा त्रिपाठी हो, चाहे संजीव बालियान हो, चाहे जितने भी लोग हों, सबको मैंने पुस्तक भेजी या पुस्तक उनको सौंपी। प्रतिक्रिया देखिए, लेखक को प्रतिक्रिया आमतौर पर अच्छी ही मिलती है। मुझे भी कोई किताब बुरी लगती है तो लिख जरूर देता हूं, कहता हूं उनके सामने अच्छा ही अच्छा हूं, तो इसलिए प्रतिक्रियाएं तो अच्छी ही मिलती हैं। अच्छा, ये जो आपके जो अपने पत्रकार साथी हैं, पत्रकार तो हमेशा सच बोले ऐसा जरूरी नहीं होता। इससे आपसे बेहतर कौन बता सकता है इसको? बिल्कुल, तो कुछ लोग तो आपको कह रहे होंगे बहुत अच्छी किताब है, लेकिन कुछ ने तो आपकी आलोचना जरूर की होगी, क्योंकि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें सुबह उठते ही कोई ना कोई दंगल हर रोज होता है। तो उस दंगल की दुनिया में किसी ने कुछ कहा? मुझे लगता है वर्तिका जी, मैं अपनी किताब की आलोचना की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं बहुत गंभीरता से ये बात और बहुत शिद्दत से आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि मैं इस किताब की आलोचना की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आलोचना करने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। जो तथाकथित आलोचक हैं, किताब पढ़ें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन ट्विटर पर जब मैंने इस किताब की घोषणा की तो 1.25 लाख लोगों ने इसको शेयर किया, और उन लोगों की जो प्रतिक्रिया मुझे मिल रही है वो बहुत ही संतोष देने वाली है। और आज एक आदमी ने मुझे लिखा है ट्विटर पे कि मैं रायबरेली का रहने वाला हूं, उस पड़ोस के जिले का, और आपने जो सब लिखा है वो मेरी आंखों के सामने हुआ। तो इसको मैं अपनी सफलता मानता हूं कि मैंने एक साल, मतलब 4-5 महीने बाद इस किताब पे काम शुरू किया, और उन्होंने उस वक्त जो देखा था वो मैं इस किताब के मार्फत अपने पाठकों को दिखा पाया, तो मैं इसको अपनी सफलता मानता हूं। बरसों तक जो गलतफहमियों का संसार था, खास तौर पर अमेठी को लेकर, उसे इस किताब ने तोड़ने का जबरदस्त प्रयास किया है। किताब के अंत में एक और दिलचस्प बात यह है कि जहां अनंत जी ने आभार लिखा है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने जो इनको मदद की, उन्होंने साथ में ये कहा है कि उनके नाम प्रकाशित ना किए जाएं, और इसलिए उनके कहने पर इन्होंने उन नामों को छुपा दिया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, और सब जानना चाहते हैं जिनके नाम आपने छुपाए, उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद क्या कहा? क्या उनके मन की कुछ चीजें उनकी क्या बदली? क्या उनकी कुछ धारणाएं बदली? और क्या उनको ऐसा लगा कि आपने एक ऐसे गढ़ पर जबरदस्त प्रहार करते हुए लिखा है जो ना वो कह पाए ना वो सुन पाए? उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत लंबे समय तक मंत्री रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले, गांधी परिवार के बहुत करीबी, जिसके बारे में मैंने चर्चा भी की है पुस्तक में कि गांधी परिवार उनको कांग्रेस से बाहर भी करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है, मजबूरी क्या है पता नहीं। उन्होंने, उनका एक SMS आया, बाद में वो राज्यसभा के भी सदस्य हो गए थे, उनका एक मैसेज मेरे पास आया, अभी भी है, कि गुरु ठीक है लिख ला। तो उन्होंने अवधि में कुछ ऐसे, मैं अगर हो सकता है सही नहीं बोल पाऊं, मतलब उनके कहने का मतलब था कि ठीक ही लिखे हो तुम। और जो इस किताब में एक मैंने किशोरी लाल जी के हवाले से प्रसंग लिखा है कि किशोरी लाल जी वहां गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि जिता तो दो राहुल गांधी को, पर उनका मार्जिन थोड़ा कम हो जाना चाहिए। अगर ज्यादा मार्जिन से राहुल गांधी जीतेंगे तो हमारी पूछ कम हो जाएगी। परिणाम ये हुआ कि सारे कार्यकर्ता मार्जिन कम करने में लग गए, और होते होते ये हुआ कि मार्जिन इतना कम हुआ कि वो 55,000 कम हो गया। तो ये इस तरह की चीजें मिली। और आप ये फुटेज है ऐसा कि मतलब योगेंद्र जी उस समय जिला अध्यक्ष थे वहां के, योगेंद्र मिश्र शायद नाम था अगर मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं, वो मंच पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी मंच पे हैं और यहां से उनको उतारा जा रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रसंग मैंने जो दिख रहे हैं वो उसका वर्णन किया मैंने। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया कमोबेश ठीक ही है, और जो मैंने इसमें
एक प्रसंग लिखा है कि कांग्रेस के एक नेता थे, अब आम आदमी पार्टी में, उनका तो नाम भी लिखा है मैंने, है ना, जायस के जो है नदीम अशरफ जायसी जो हैं, और गांधी परिवार के करीब भी रहे, एक बार पहले भी पार्टी छोड़ दिए थे, फिर प्रियंका जब आई तो उनको लेके आई, फिर चली गई तो फिर वो छोड़ के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी मुझे कहा कि ये बिल्कुल ठीक आपने लिखा है कि दरअसल राहुल गांधी की एक बड़ी खूबी ये है कि वो अपने पार्टी के नेताओं से जब नाराज होते हैं तो उसको दंडित नहीं करते हैं, वो उनसे मतलब खफा हो जाते हैं। बिहार में कहते हैं कि रूस जाते हैं, मतलब उसका ये मतलब है कि आपसे बातचीत बंद कर देंगे, आपसे कुछ नहीं, आप बने भी हो और पार्टी अध्यक्ष आपसे बात भी नहीं कर रहा है, तो इसका बड़ा नुकसान हुआ, ऐसा कांग्रेस के लोगों ने वहां कहा था। और मैंने नाम लिख के ये सारे प्रसंग लिखे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने ये कहा कि राजा का काम होता है या तो पारितोषिक देना या दंडित करना, राजा ये नहीं कर सकता कि वो आपसे खफा होके मुंह फेर के बैठ जाए, इससे पार्टी का नुकसान होता है। और दूसरा एक और बात जो कांग्रेस के लोगों ने वहां मुझे बताई कि राजीव गांधी के समय तक एक रागात्मक संबंध वहां के लोगों का था। राजीव जी के मृत्यु के बाद जब राहुल गांधी गए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्थान वेतनभोगी कर्मचारियों ने ले लिया। राहुल गांधी पर भी दिखाई देती है कि 9 to 5 ही काम करेंगे हम, जबकि पॉलिटिक्स तो 24/7 होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सारी बहुत सारी, फिर बाउंसर्स आ गए, फिर हरियाणा राकेश पांडे जो वहां जगदीश पीयूष के पुत्र हैं, उन्होंने आउटलुक में 2015 में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि बाउंसर्स के आने की वजह से और हरियाणवी में तू तड़ाक करके बात करने से एक बड़ा वर्ग नाराज हो गया। ये प्रकाशित है, ये मैंने नहीं लिखा, उनका पूरा परिवार कांग्रेसी ही है। राकेश पांडे ने जननायक राहुल गांधी किताब भी लिखी है। जननायक राहुल गांधी किताब लिखने वाले सज्जन जब ये लिखते हैं कि हरियाणा के बाउंसर्स ने कार्यकर्ताओं का स्थान ले लिया है 2015 में, तो मुझे लगता है तभी समझ जाना चाहिए था, मैंने इसी ओर इशारा किया। जी, आपने 11 किताबें कुल लिखी हैं, ये 12वीं है, और आपने अभी 3-4 दिन पहले बताया कि आप अब अगली किताब पर काम कर रहे हैं। पर ये तो नहीं कहा था कि आप वो यहाँ बता दीजिए। नहीं, मैंने नाम कहाँ बताया, मैंने तो कहा आप लिख रहे हैं, अब कुछ भी हो सकता है लिखना। सवाल जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि हिंदुस्तान में हर दूसरा आदमी शायद लेखक अब बनना चाहता है या चाहता है कि उसकी किताब छपे, और ये जो आप इतनी तेजी से लिख पाते हैं उसका बहुत बड़ा श्रेय तो बन्ना जी को जाता है, और इसीलिए उनका कार्यक्रम में आना बहुत जरूरी था। लेकिन एक और चीज जो मुझे समझ में ये नहीं आती कि जो इतनी किताबें आपने लिखी, और खास तौर पर ये किताब, हम आपकी उस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं। कितने घंटे, करीब कितने दिन आपकी जो श्रम की यात्रा है वो रही, कितनी बार आप अमेठी जाते रहे, कितनी बार आपने एडिटिंग की, क्योंकि लेखक का ये एक निजी हिस्सा होता है जो कई बार वो लोगों से नहीं बांटता। लेकिन हो सकता है इसी गैदरिंग में कुछ ऐसे लोग भी हों जिनके अंदर का एक छोटा सा लेखक कहीं दुबका हुआ बैठा हो, और उसे जब अनंत विजय बताएंगे कि मेरी ये यात्रा थी, तो जरा सच सच बता दीजिए कि उस लंबी यात्रा की छोटी सी कहानी क्या है। देखिए, ये एक चीज बताऊं आपको, शुरुआती मैंने बहुत मतलब जुवेनाइल राइटिंग की है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मेरी शुरुआती 4-5 किताबें हैं, वो न भी आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और लेकिन अब गिनती है तो आप भी गिना रही हैं कि 12 किताबें हैं, और उन किताबों को मैं डिसोन भी नहीं करता, मेरी ही किताबें हैं, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। प्रकाशक नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो जाए, मैं प्रकाशकों की अगर चिंता करता तो कुछ और बात होती, खैर चलिए। मैं ये कह रहा था कि अमेठी संग्राम के बारे में बताऊं तो मैंने अमेठी संग्राम लिखने की शुरुआत की, और साहित्य से जुड़ाव की वजह से मैंने इसको च्यवन ऋषि की तपोभूमि और उनकी और कलिकान धाम और इसकी चीजों से उठाया, और लगभग 100 पेज उस पे लिखे। क्या कथा थी, क्यों अमेठी महत्वपूर्ण था, क्या था, कैसे था। किताब पूरी हो गई, पांडुलिपि तैयार करके 300 पेज की मैंने दे दी। और पब्लिशर ने भी कहा ठीक है। फिर मुझे लगा कि यार अमेठी संग्राम में च्यवन ऋषि का क्या काम,
भाई आप एक दो पन्ने में या एक दो पंक्तियों में इस बात का, उसकी ऐतिहासिकता का मैंने अब ब्लर्ब पे पीछे कर दिया इसका उल्लेख, किताब से हटा दिया उसको। तो मुझे लगा कि इन चीजों, फिर वो पूरा ड्राफ्ट रद्द हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर नए सिरे से किताब लिखनी पड़ी, उसमें 300 में सिर्फ 75 पेज मुझे काम के मिले। मुझे ये लगता था कि डेस्क पे बैठ के ये किताब हो जाएगी, जो नहीं हो पाई। मुझे 5 बार अमेठी जाना पड़ा, गोवा के चीफ मिनिस्टर से मिलने एक बार गोवा जाना पड़ा, क्योंकि 2014 के चुनाव में प्रमोद सावंत जब विधायक थे तब वो अमेठी में काम करने आए थे, क्योंकि उस समय स्मृति ईरानी गोवा की प्रभारी हुआ करती थी बीजेपी की। तो 2014 के चुनाव में गोवा के और मुंबई के तमाम कार्यकर्ता, श्रीकांत भारती जो ओएसडी रहे चीफ मिनिस्टर के, उनसे लेकर के सतीश ढोंड तक सब लोग आए थे जो गोवा में संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इन सब से बातचीत करने के लिए ढेर सारी यात्राएं की मैंने। प्रज्ञा त्रिपाठी रीवा में रहती हैं, फिर आशा लकड़ा रांची में रहती है, यहां नहीं गया, वो लोग दिल्ली आए तो संपर्क हो गया उनसे। संजीव बालियान जी के घर पे 4-5 घंटे इंतजार करने के बाद उनसे मुलाकात हुई तो फिर 3-4 घंटे की मुलाकात हुई। और किसी मंत्री का इस वक्त 4 घंटे समय देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब करने के क्रम में फिर इतना मैटर इकट्ठा हो गया कि मैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी में फंस गया। मुझे लगा कि अब करूं क्या इसका। खैर, बहुत सारी चीजें उसमें से छटाई शुरू की, और यात्राओं के क्रम में जो प्राथमिक स्रोत थे उनको लेकर जितने सेकेंडरी सोर्सेस थे सब हटाए मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी किताब में सेकेंडरी सोर्स का होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और लिखने की डेडलाइन, इसको मैंने तय किया था कि जीत की पहली वर्षगांठ पे ये किताब आ जाए। नहीं आ पाई कुछ कारणों से, क्योंकि हमारी संपादक जो हैं बहुत सख्त हैं, और ये जो प्रकाशक है, इस किताब को 2 बार वकीलों ने वेट किया, उनकी टिप्पणियों को मैंने संतुष्ट किया, 3 बार हमारे संपादक ने देखा। और मुझे इस बात की खुशी है, दावा तो करना थोड़ा अहंकार उसमें झलकता है, लेकिन इस किताब में प्रूफ की कोई गलती नहीं है, संपादन की कोई गलती नहीं है। तो मुझे लगता है कि मीनाक्षी ने बहुत कड़ाई से और बहुत रूथलेसली मेरे साथ काम किया। अगर आज किताब इस शेप में है तो मीनाक्षी और पल्लवी सिंह जो मेरी एडिटर थी उनका भी योगदान है। तीसरी बात जो आपने पूछा कि लिख कैसे लेते हैं, उसका एक मेरा अनुशासन है। सुबह उठना और 7 बजे तक अपने लिखने पढ़ने का काम करना, क्योंकि 7 बजे के बाद आपके मित्र उठ जाते हैं और आपका व्हाट्सएप, आपका ट्विटर, आपका फेसबुक सब चलने लगता है। इस दौरान अब आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी ट्विटर पर उस समय लगता है इसने क्या लिखा, किसने क्या लिखा, उसको क्या जवाब दिया जाए। तो उसी क्रम में 2-2-2.5 घंटे मिलते हैं, वही अपना होता है, उसमें काम हो जाता है सब। और उसी का परिणाम है, उसी अनुशासन का, कि ये किताब आ पाई। एक बात और मेरे जहन में ये आ रही थी कि किताब में आपने एक जगह ये भी जिक्र किया कि कैसे जो लोग आकलन करते हैं पत्रकारिता की दुनिया में, जिन्हें सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो दावा कर रहे थे कि राहुल गांधी ही हर हाल में जीतेंगे, और वो दावा जब पूरी तरह से टूट गया, तो आपने जो एक दुकानदारी चलती है हर चुनाव से ठीक पहले, जो दावों की दुनिया पर ही चलती है, उसे भी आपने कहीं से तोड़ दिया। तो वो लोग जो ये सारे दावों, क्या उनमें से कुछ लोगों ने इस किताब को पढ़कर ये माना कि आपने जो लिखा और जिस दृष्टि से आप इस पूरी जीत को देख रहे थे, उसका असर पत्रकारिता की उस दुनिया पर भी पड़ेगा जो बहुत पहले नतीजे खुद भी तय कर लेती है और जनता को भी एक थाल में परोसने की कोशिश करती है? देखिए, मैंने तोड़ दिया ऐसा दावा नहीं कर सकता हूं। कौन कहता आसमान में सुराख नहीं हो सकता, है ना। तो तोड़ने का दावा अहंकारपूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं उससे अपने आप को दूर करता हूं। हाँ, मैंने जो देखा वो मैंने बताया। हमारे बॉस रहे राजदीप सरदेसाई में, उन्होंने खुद लिखा है कि वो प्रियंका के साथ वहां जाते थे और गेस्ट हाउस के बाहर 6 घंटे इंतजार करते थे। प्रियंका निकलती थी, गेस्ट हाउस से हेलीकॉप्टर जाने के बीच का जो समय मिलता था उसमें उनकी बातचीत होती थी और वो दिल्ली वापस आ जाते थे। तो इस क्रम में आप उतना ही अमेठी देख पाएंगे
जितना फुर्सतगंज में है शायद एयरपोर्ट में, अगर ठीक से मुझे, फुर्सतगंज ही एयरपोर्ट, फुर्सतगंज से संजय गांधी हॉस्पिटल के जो 5 स्टार स्वीट है वहां तक आने और वहां से फिर फुर्सतगंज जाने में जितना आप देख पाएंगे उतना ही दिखेगा। एक और प्रसंग आपको बताऊं जो मेरी प्राथमिक स्रोत है, हो सकता है राजदीप की भी प्राथमिक स्रोत हो। उन्होंने कहा कि अमेठी में, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि अमेठी में नरेंद्र मोदी की 5 मई 2014 को जो रैली हुई थी वो उस चुनाव की आखिरी रैली थी, उस चरण की, वो अमित शाह के कहने पर हुई थी। लेकिन मनोहर पर्रिकर ने मुझे बताया था कि जब वो अमेठी से लौट के गए तो उनको लगा कि अमेठी की फिजा कुछ बदली हुई है, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि आपको एक रैली वहां करनी चाहिए। और मनोहर पर्रिकर जी ने, आज शायद उनका जन्मदिन भी है या आज उनके कुछ है उनका, मैं उनको स्मरण करता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत मजबूती दी है इस किताब को। उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया, और ये मेरी मुलाकात तब हुई थी राफेल डील के समय, जब बात हो रही थी, रक्षा मंत्री थे तब, ये किताब कहीं से उसमें नहीं थी लेकिन कहीं से मेरे दिमाग में अटक गई थी। उन्होंने कहा कि तब उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मिलने का समय लेके मिले और कहा कि स्मृति कुछ उलटफेर कर सकती है वहां, आपको एक रैली वहां करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे शेड्यूल में तो है नहीं, चलो मैं कुछ करता हूं। फिर उन्होंने उनके सामने ही अमित शाह जी को फोन किया और कहा कि मेरी एक रैली अमेठी में करो, और अगर आप उस रैली के विजुअल को देखेंगे तो ठीक 5 बजे नरेंद्र मोदी का वो कार्यक्रम समाप्त होता है। इससे एक चीज तो साबित होती है कि दोनों, वो रैली अंतिम समय में तय की गई थी। तो इस तरह के कई एनेक्डोट्स इसमें आपको दिखाई देंगे, और मुझे लगता है कि पत्रकारों पर क्या टिप्पणी करना, सब तो अपने साथी ही हैं, हम सब उनके बारे में जानते हैं। और लेकिन हाँ, इस मौके पर मैं विनोद मेहता जी को भी याद करना चाहूंगा। उनकी एक किताब है आनंद भवन टू अमेठी। उस किताब से मुझे बहुत मदद मिली अमेठी को समझने में, मैंने एक नॉलेज भी किया इसमें। उस किताब में अमेठी जैसी उनको 1977 में मिली थी, अनंत विजय को 2019 में भी वैसी ही मिली। फर्क सिर्फ इतना आया कि उस समय ट्रांजिस्टर बस स्टैंड पे बज रहा होता था, इस समय सबके हाथ में मोबाइल के रिंगटोन से गाने सुनाई देते थे। तो बहुत बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे वहां दिखाई नहीं देता है। 1977 से लेकर इतने वर्षों की उस पूरी यात्रा को आपने कई किस्सों के साथ और प्राइमरी सोर्सेज के साथ बांधा। 300 पन्नों की जब आपने किताब दी और आपने जिक्र किया पल्लवी और मीनाक्षी का, कुछ पन्ने छूटे, कुछ पन्ने आपने हटा दिए, जो बच गया उसमें कुछ ऐसा है जो आप हमें बताना चाहेंगी और जो आपको लगता है शायद इस किताब का हिस्सा बन सकता था? क्योंकि हर लेखक जब भी कुछ लिखता है तो कुछ ना कुछ छूटता है, कई बार अपनी वजह से, कई बार प्रकाशक की वजह से भी। तो जो छूटा है उसमें से कुछ बताइए। कई दिलचस्प किस्से हैं, पता नहीं कितना लोगों की रुचि होगी जानने में। 1977 में संजय गांधी वहां से चुनाव हार गए थे और रविंद्र प्रताप सिंह ने उनको चुनाव हराया था। रविंद्र प्रताप सिंह पहलवान किस्म के आदमी थे और बहुत लंबे कद काठी के और बलिष्ठ थे। 77 में वो जीते थे और 80 में संजय गांधी जीत गए थे। तो 80 में जब चुनाव परिणाम आया तो ये निकल रहे थे बूथ से, तो वोटिंग स्टेशन से निकल रहे थे, तो बाहर संजय गांधी के समर्थक ढोल ताशे बजा रहे थे, खूब जश्न का माहौल था। संजय गांधी पहली बार अमेठी से जीते थे। तो रविंद्र प्रताप सिंह अपने रौ में चलते उनके पास गए और बोले रुको, सब शांत हो गए। क्या हो गया भाई, हम जीत का जश्न मना रहे हैं। बोले अभी संजय गांधी जीता नहीं है, अभी तो हिसाब बराबर हुआ है, जब जीतेगा तो जश्न मनाना, क्योंकि 77 में मैंने उसको पटकनी दी थी और 80 में उसने मुझे पटकनी दी है, तो खेल अभी बराबर हुआ है, इसलिए जश्न का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, आप और भी कई किस्से हैं, और एक दो किस्सों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ कई लोग बैठे हैं, एक किस्सा है जो इसमें मुझे लगता है कि उसका जिक्र जरूर होना चाहिए। वो किस्से से जुड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा, आपको याद होगा 2014 के चुनाव में उनसे पूछा गया था सवाल, स्मृति ईरानी यहां चुनाव लड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा था स्मृति हु,
है ना। आपने बहुत बड़ा एक उसको आपने उससे लिखा है और उसके बाद की अगली घटना भी आपने लिखी है। जी जी। बिल्कुल बताइए। तो जब उन्होंने पूछा था स्मृति हूं, तो उस पर कई दिनों तक टीवी डिबेट चलता रहा था, और बाद में स्मृति ईरानी कहीं जहाज में मिस्टर को मिली थी तो जाके मिली नहीं कि मैं स्मृति ईरानी हूं, आदि आदि ये सब घटनाएं थी। लेकिन एक ऐसी घटना इस किताब में है, एक वहां शुक्ला परिवार है, अमेठी का नाम नहीं लिखा मैंने जानबूझ के, 3 भाई हैं, पर्याप्त हिंट है इसमें कि मैं किस प्रकार परिवार की बात कर रहा हूं। तीनों भाई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन शुक्ला परिवार तो आपने लिखा है। जी हाँ, जी, मैंने तो शुक्ला तो बस बहुत नाम है नहीं वहां, लिखा। शुक्ला तो बहुत है वहां। मेरे वकील ने कहा कि नाम आप मत लिखिए, उनका नाम नहीं है, होल्ड किया गया है, लेकिन हिंट पर्याप्त है। जैसे मार्क्सवाद के अर्ध सत्य में मुझे कहा गया कि उदय प्रकाश का नाम हटा दीजिए, तो मैंने उदय प्रकाश हटा के जादुई यथार्थवादी कथाकार कर दिया, तो हिंदी साहित्य के सब लोग समझ गए। तो इससे पहले कि अब आप बात आगे बढ़ाएं, अनंत जी पता नहीं इतनी शरारत कैसे कर लेते हैं। एक शरारत है, ये हमेशा कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार का फोन आया। ये जब किताब आने वाली थी तो उन्होंने कई प्रोमो शूट किए, और जो पहला प्रोमो था वो ये था कि वरिष्ठ पत्रकार मुझसे पूछ रहे हैं आजकल आप क्या कर रहे हैं। मालूम नहीं कौन है वो वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन जो भी अभी चाय के दौरान भी उसी का जिक्र कर रहे थे। ऐसे कई लोगों को बड़ा याद करते रहते हैं, उन्हें बुलाते क्यों नहीं किसी कार्यक्रम में? पत्रकार हूं, पत्रकारों से प्यार करता हूं, बड़ा अच्छा प्यार करते हैं, उन्हें बुलाया भी करिए, कभी मिलवाइए सबसे ना वो वरिष्ठ पत्रकार कौन है। ठीक है, अगला किस्सा सुनाइए। बिल्कुल। मैं ये बता रहा था, बहुत गंभीर है वो मसला। वो शुक्ला जी को बीजेपी वाले बहुत दिनों से, बहुत महीनों से ट्रैप कर रहे थे, क्योंकि अमेठी इलाके में ये माना जाता है कि शुक्ला परिवार के कहने पे 20,000 वोट हैं। तो जैसे कि बीजेपी वाले घेरेबंदी करते हैं कि किसी को अपनी पार्टी में लाना है तो उसको चौतरफा घेरते हैं, हर तरह का दबाव उस पर बनाते हैं, उन पर भी बनाया गया, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, सब तरह से संघ के लोग भी लगे उसमें। शुक्ला जी तैयार हो गए, उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं पार्टी में तभी शामिल होऊंगा जब स्मृति ईरानी मुझे शामिल कराएंगी, और जब वो वचन देंगी मैं स्थानीय लोगों की बात नहीं मानूंगा। तय हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के पदाधिकारी, इन सब की एक बैठक स्मृति ईरानी के साथ तय हुई शुक्ला जी की। शुक्ला जी आए, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, बातचीत हो रही थी। शुक्ला जी ने गांधी परिवार से अपनी निकटता के बारे में बताना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि मैं तो इंदिरा गांधी को जानता था, संजय हमारे घर पे आता था, राजीव जी तो हमारे ही घर पे रह के ये करते थे, वो करते थे, तमाम तरह की, और प्रियंका तो मैं बहुत जानता हूं उसको, और ये भी बता सकता हूं कि उसके शरीर में कहां कहां तिल है। बोलते बोलते वो ये बोल गए। इतना बोलना था, स्मृति ईरानी उठ के खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, शुक्ला जी अब आपसे आगे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता उसको, उसके साथ कम से कम मैं नहीं आगे चल सकती हूं। और शुक्ला जी की बात वहीं टूट गई। शुक्ला जी पार्टी में, उसके बाद का भी पूरा प्रसंग मैंने लिखा है कि किस तरह संघ के लोगों ने स्मृति पे दबाव बनाया और किन किन ने दबाव बनाया, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था वर्तिका जी आपको कि स्मृति हूं से लेकर और ये तिल की कहानी, ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्तित्व को व्याख्यायित करता है। आप इसको जैसे व्याख्यायित करना चाहें कर सकते। मैंने तो घटना लिखी और उस घटना के 4 लोगों से इसको कंफर्म किया, और चारों लोगों का इसमें जिक्र भी है। तो इस घटना के अंत में आपने ये भी लिखा कि उसके बाद स्मृति ईरानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने ये तय किया कि भले ही बात 20,000 वोटों की हो, लेकिन इस अमर्यादित टिप्पणी के बाद शुक्ला परिवार से कोई संबंध नहीं रखा जा सकता, और वो उस दृढ़ता के साथ वो खड़ी हुई। और उसके बाद भी आपने कई जगह जिक्र किया कि कैसे स्मृति ईरानी इस तरह के निजी आक्षेपों से भी करने से बचती रही। उन्होंने हर बार कोशिश की कि प्रियंका गांधी को लेकर खास तौर पर वो उस तरह के निजी हमले ना करें, भले ही चुनावी प्रचार अपनी बुलंदी पर था। एक सवाल और उठता है, वो ये कि आपने स्मृति ईरानी की इस पूरी जीत पर, और किताब में भी जैसा हम देख रहे हैं कि इस मुख्य पृष्ठ पर स्मृति ईरानी की तस्वीर है और उसी से ये पूरी किताब एक नए कलेवर के साथ आई है। ये जानना चाहती हूँ आपके मन में क्या थोड़ा ये भी आया कभी कि एक राहुल गांधी की
हार पर भी ये किताब हो, क्योंकि ये किताब स्मृति ईरानी की पूरी जीत को और अमेठी के बदले हुए चेहरे को दिखा रही है और इसमें बहुत सारे सबक हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक राजकुमार की छवि भी थी राहुल गांधी की। तो आपके मन में आया कि जो हारा है उस हार के अक्स से भी कुछ कहा जाए? आपका प्रश्न अच्छा है। मेरे मन में आया था कि 51 साल के युवा और 43 साल की दीदी की दोनों तस्वीर कवर पे दिखाई जानी चाहिए, है ना, कि लेकिन वो संभव इसलिए नहीं हो पाया कि राहुल गांधी से समय नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि ये भारत जो है ना जीते हुए का स्वागत करता है। तीसरी बात यह कि जिसको आप ये कह रही हैं कि स्मृति ईरानी पर सिर्फ 2 अध्याय हैं। एक अध्याय बीएसपी एसपी पर है, उनके स्वार्थ के गठबंधन पर है, एक राहुल गांधी पर है, मतलब कांग्रेस की पूरी विरासत पर है, एक अध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चुनाव लड़ने और चुनावों में उनकी संलिप्तता पर भी है। इसको रेखांकित मैं जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि वो सांस्कृतिक संगठन है, ऐसी बात नहीं है। चुनाव में वो भाग लेते हैं, संस्कृति का काम भी करते हैं, लेकिन चुनाव में वो भाग लेते हैं। तो इस तरह अगर आप, और बाद में उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास है आखिरी अध्याय में, आंकड़ों में उत्तर प्रदेश जो है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो स्मृति ईरानी को मैंने इस किताब में 1/6 जगह दी है। अब आप इसको क्या कहेंगी कि इस किताब को लिखने के क्रम में मुझे एक ऐसी बात पता चली जिस पर समाज शास्त्रियों को, राजनीति शास्त्रियों को, सबको बात करनी चाहिए कि इसकी क्या वजह है कि नेहरू परिवार किसी भी शहरी क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ता है। नेहरू जी इलाहाबाद में पले बढ़े, सब कुछ काम किया, इलाहाबाद में चुनाव लड़ना हुआ तो फूलपुर चले गए। इंदिरा जी का लालन पालन कहां हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, चुनाव लड़ना हुआ रायबरेली गई। चलिए रायबरेली उनके पति की सीट थी, हम मान भी लेते हैं 1 मिनट को कि वहां से उनको जाना चाहिए था, लेकिन चिकमगलूर गई, है ना, मेढक गई। शहरी क्षेत्र नेहरू परिवार क्यों नहीं चुनता, इसके बारे में मैंने लिखा है 4 पन्ना कि क्या इसकी वजह है। संजय गांधी को जब चुनाव लड़ना था तो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बिहार के जगन्नाथ मिश्रा तक सब उनसे आग्रह कर रहे थे कि हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक अमेठी को चुना और वहां से चुनाव लड़े और हारे। उसके बाद सोनिया जी को भी चुनाव लड़ना हुआ तो अमेठी गई, राजीव जी भी अमेठी गए, राहुल जी भी अमेठी गए, और राहुल जी जब अमेठी से हटे दूसरा क्षेत्र चुना तो उन्होंने भी केरल का एक रूरल इलाका वायनाड चुना। वो तिरुवनंतपुरम से चुनाव नहीं लड़ते। नेहरू परिवार का कोई आदमी न दिल्ली से लड़ता, न लखनऊ से लड़ता, न आप प्रयागराज से लड़ता, न मुंबई से लड़ता, न हैदराबाद से लड़ता, न बेंगलोर से लड़ता, क्योंकि ये गरीबी, जहां गरीबी और अशिक्षा है वहां अपनी जो इनकी एक उद्धारक की छवि है उसको लेकर जाना चाहते हैं, ताकि मुझे लगता है कि वोट लेने में आसानी हो। लेकिन ये बहुत गंभीर अध्ययन की मांग करता है कि ये लाइनेज क्यों दिखाई देता है। आपकी किताब राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए या शोधार्थियों के लिए जिनके मानस के केंद्र में कहीं पर राजनीति है। हमने सबके बारे में बात की, उन्होंने किताब पढ़ी या उन्होंने पढ़ी या नहीं पढ़ी। इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी किताब की प्रक्रिया में जो अकादमिक दुनिया है उसकी प्रतिक्रियाएं आप तक किस तरह से पहुंची? क्या आपको लगा कि जिस कांग्रेस का की एक लंबी और गहरी जड़ें भारत में हैं, उसे लेकर अकादमिक शोध की दुनिया में कोई परिवर्तन, किसी तरह की कोई गंभीरता या अलग तरह की चिंतन की कोई शैली विकसित हो रही हो इस किताब को पढ़कर? अकादमिक दुनिया आपसे कैसे जुड़ी है इसे लेकर? मुझे लगता है कि वर्तिका जी इस किताब को प्रकाशित हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। 16 दिसंबर को प्री बुकिंग शुरू हुई थी और 21 दिसंबर को ये किताब बाजार में आई। 21 मार्च को चौथा महीना पूरा होगा। तो इतने कम समय में यह अपेक्षा करना कि अकादमिक जगत पढ़ भी ले और उस पर रिएक्ट भी कर ले, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। कई विश्वविद्यालयों ने मुझे बताया है
कि उनके यहाँ किताब पहुंची है। जैसे आज ही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से फोन आया था कि ये किताब मंगवाई है उन्होंने और वो देख रहे हैं इसको। और मुझे लगता है कि अंग्रेजी वाली किताब आ गई तो अकादमिक जगत में हिंदी को लेकर थोड़ी सी उदासीनता तो होती है। अंग्रेजी में आई है तो मुझे लगता है कि उसका नोटिस लोग लेंगे और चर्चा होगी। अभी बहुत समय है, ये किताब साल भर तो चर्चा में रहेगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब आप एकेडमिक और सेलिब्रिटी लेखक हो गए हैं? प्री बुकिंग हिंदी की दुनिया ने तो कभी नहीं सुनी थी और 4 महीने में किताबों की इतनी सारी प्रतियां बिक गई और उसके बाद ट्विटर और इंस्टाग्राम में तमाम तरह की प्रमोशंस भी हो रही हैं। अंग्रेजी वाले तो चलो मैनेज कर लेते थे, हिंदी की दुनिया में अभी कलम ये कार्यक्रम कर रहा है और कौन कौन सी जगह आप घूम फिर भी आए हैं। फरीदाबाद में कार्यक्रम हो गया, नोएडा में आज यहाँ पर हो रहा है और बहुत सारी और जगहों पे आप जाने वाले हैं। तो ये सेलिब्रिटी लेखक जो आप बन गए हैं उसके बारे में भी तो कोई दिलचस्प बात बताइए। देखिए, लेखक लेखक होता है, ना वो सेलिब्रिटी होता है, ना वो मार्केटियर होता है। ठीक है, वो लेखक होता है और लिखना उसका काम है। प्री बुकिंग पहले भी होता था। आज के जमाने में ये इंटरनेट मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया जानबूझ के नहीं कहता हूं कि क्योंकि कई बार उस पर एंटी सोशल चीजें भी होती हैं, इसलिए मैं उसको इंटरनेट मीडिया कहता हूं। तो इंटरनेट मीडिया के इस दौर में लोग ज्यादा जान लेते हैं और कुछ आप जैसे मित्रों का सहयोग भी रहा कि ये किताब का बहुत शोर मचाया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि हिंदी के लेखक की 1 लाख प्रति 3 महीने में बिके, वो आशा करनी चाहिए। और अभी तो ये 1 महीने में 5,000 प्रति, क्षमा करिएगा प्रति नहीं बतानी थी मुझे, 1 महीने में सिर्फ पहला संस्करण समाप्त हुआ है। ये सही पत्रकार का लक्षण है, बता दिया फिर क्या बताना नहीं था। हाँ बताइए, और भी जो ना बताना हो। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि ये, मैं तो उस दिन की कल्पना कर रहा हूं कि बहुत सारी किताबें बिके, हिंदी में खूब सारा पढ़ा जाए और लाखों लाख प्रतियां बिके, जैसे कि किसी जमाने में हिंदी का जो वैभव था, परम वैभव, वो वापस आए। और हिंदी में जो एक तरीके की जाति व्यवस्था थी कि ये लोकप्रिय लेखक, ये अलोकप्रिय लेखक, ये कुलोकप्रिय लेखक, ये कुलीन लेखक, ये परंपरा भी समाप्त हो। पाठकों तक आप किस तरह से पहुंचते हैं और पाठकों को फैसला करने देना चाहिए। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैम। हर रविवार दैनिक जागरण के लिए अनंत जी एक कॉलम लिखते हैं। इस बार एक कॉलम इन्होंने लिखा तो उसमें इन्होंने कुछ पुरस्कारों की चर्चा की। उसके बाद इनके एक बहुत प्रिय मित्र ने फेसबुक पे लिखा कि कई पुरस्कार तभी मिलते हैं जब आप कुछ खास लोगों को पसंद आते हैं, आप उन्हें घुमाते फिराते और खिलाते हैं। और अक्सर इस तरह की लड़ाइयां इनके मंच पे होती हैं और उसमें मजे की बात है कुछ खुद नहीं बोलते। ये 4:30 बजे से सुबह 7 बजे तक जो काम करते हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि ट्विटर में बिजी हो जाते हैं। बिल्कुल बिजी नहीं होते हैं। ये सुबह एक मैसेज डालते हैं, उसके बाद पूरा दिन लड़ाई झगड़ा चलता है और रात में उसके बाद एक और मैसेज डालते हैं, उसके बाद इत्मीनान से सोकर सुबह ये काम करते हैं। ये इनका राज है। ये राज आज खुल गया। नहीं, पुरस्कार वाली बात आपने बहुत हल्के से कह दी, मैं उसको गंभीरता से कहता हूं। हमारे मित्र हैं सुधीश पचौड़ी, है ना। सुधीश जी ने कार्यक्रम में मेरे साथ ये कहा कि नरेंद्र मोदी को बोलो 1 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बना दें, जिससे वामपंथी लेखकों के शराब और खाने का खर्चा रोज IIC में चलता रहे, सारे पुरस्कार ठीक हो जाएंगे और कोई नरेंद्र मोदी का विरोध भी नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक प्रखर वामपंथी जो लंबे समय तक वामपंथ की ध्वजा लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जिसने डॉक्टर नागेंद्र जैसे प्रोफेसर को हिला दिया हो, जिसने मार्क्सवाद और उत्तर आधुनिकता की व्याख्याएं हिंदी को दी हो, उसने कहा ऐसा। मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो ऐसे वरिष्ठ मित्रों का सिर्फ उनकी परंपरा को थोड़ा सा आगे गाड़ी सरका देता हूं। अनंत जी ने कलम को जो अपनी तस्वीर दी वो कुछ साल पुरानी तस्वीर है और ये मान भी नहीं रहे हैं, वो फोटोशॉप करके थोड़ा सा आगे पीछे कर दी गई। और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसी तस्वीरें आप कई सालों तक चलाएं और आपकी उम्र का पता किसी को ना चले। और इसी तरह आप किताबें लिखते रहें, सुबह 4:30 बजे उठें, 7 बजे तक काम करें और ट्विटर पर संग्राम चलता रहे और इसी तरह नई नई किताबें बार बार आती रहें। और सबसे मजे की बात यह है कि आपने जो लिखा है
उस पर बहस की जो परंपरा शुरू हुई है, हिंदी में ऐसी बहसें कम होती थी, और होती भी थी तो लोग बिना पढ़े उसे करते थे। अच्छी बात यह हुई है कि इस तरह की किताबें और कुछ एक और किताबें भी हिंदी में आई, जब लोगों ने उन्हें पढ़ा और उन पर विचार विमर्श किया। और कलम का भी एक बड़ा योगदान इसलिए है कि उसने हिंदी के उन लेखकों को जगह दी जिन्हें अक्सर झोला चाप लेखक तो माना जाता था, लेकिन एक ऐसा मंच नहीं मिल पाता था जहां हिंदी की बात हिंदी में होती, जिसमें चाय और समोसे और पकौड़े और ब्रेड और तमाम तरह की चीजें भी होती, और मुस्लिती और मुस्कुराते हुए बातें भी होती। आपकी किताब शायद लाखों की प्रतियों तक पहुंच जाए, हो सकता है वो बेस्ट सेलर भी हो जाए, लेकिन मैं समझती हूँ आपकी इस किताब का एक बहुत बड़ा श्रेय आपकी उस मेहनत, जिजीविषा और निरंतरता को जाता है, जिसने इस किताब को असल में सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक गाथा और एक बहुत गंभीर चिंतन का विषय बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद वर्तिका जी। आप सभी जो भी सवाल पूछना चाहें, मास्क तो वैसे भी सरक चुके हैं, तो आप अपने सवाल जरूर पूछिए। उधर से आप बाकी सारी बातें तो हो गई हैं। एक चीज जो मुझे लग रहा था, चूंकि आप 5 बार अमेठी गए और मैं अमेठी के पड़ोस का रहने वाला हूं, तो आपने मतलब जो मैं देख पाता हूं या सुन पाता हूं घर परिवार रिश्तेदारों से जो जानकारी रहती है, उसके बाद एक आप गए, आप बाहर थे, आप किसी बायस से जुड़े नहीं थे वहां पे, तो आपने क्या देखा? मतलब एक तो कांग्रेस का अंतर्विरोध कारण था राहुल गांधी के हारने का, एक जो उनका अभिजात्य था वो कारण था, वहां जमीनी कारण भी आपको कुछ मिले कि जो लोगों के बीच लोगों की नाराजगी, क्योंकि वहां पे तो इस तरह का भाव होता था कि एक चुनाव पहले सब औरतें राहुल गांधी की शादी के लिए परेशान रहती थी वहां पे मतलब इस तरह से वो मानते थे परिवार है, उनके परिवार का हिस्सा है। तो एक आदमी आपको परिवार का हिस्सा माने और अचानक एक आदमी आपको रिजेक्शन में ले जाए, तो ये जो आया गैप, इसके लिए आपको क्या कारण वहां? सर, दो वाक्यों का जिक्र करूंगा, मुझे लगता है कि उससे आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक, आपको याद होगा, आप बगल के जिले के रहने वाले हैं वहां के, आपको याद होगा 2009 में अमेठी में बिजली को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तब 2009 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उत्तर प्रदेश में उनकी सहयोगी पार्टी की सरकार थी। अमेठी में 1 सप्ताह दिन में और 1 सप्ताह रात में बिजली आती थी। बिहार में हम लोग रहते थे, 16 घंटे बिजली नहीं आती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि रात में आएगी 1 सप्ताह और 1 सप्ताह दिन में आएगी। तो उस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जब मैंने वहां के लोगों से बात की और उस दौर का सारा अखबार देखा, 3-4 अखबार देखे जिनका जिक्र किया मैंने, तो वहीं से मुझे यह सूत्र मिला कि ये स्मृति ईरानी की जीत से ज्यादा एक परिवार के खिलाफ अमेठी के जनता के उठ खड़े होने की जीत है। उसमें स्मृति ईरानी कारक बनी, लोगों को भरोसा दिलवा पाई कि हम तुम्हारे साथ रह पाएंगे। दूसरी एक ये जो दूसरी कहां, ये 3 जिलों से जुड़ा हुआ लोकसभा क्षेत्र है, सुल्तानपुर भी है, अमेठी भी है और रायबरेली भी है। ये 3 जिलों में विभाग, मतलब 3 जिलों की सीमाओं में इसका क्षेत्र है। तो जब मैं वहां के लोगों से बात कर रहा था, तो जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था वर्तिका जी के प्रश्न में, कि जो एक रागात्मक संबंध परिवार से था, वो धीरे धीरे छीजता चला गया, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि जब प्रियंका गांधी की रॉबर्ट वाड्रा से शादी हुई थी और वो गोरखपुर के रास्ते अमेठी आई थी, तब पूरे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ये पोस्टर लगे थे कि दीदी जीजाजी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। और 2019 आते आते हालात ये हो गई कि राजीव गांधी की प्रतिमा पर अमेठी चौक पर एक ट्रक गुलाब की पंखुड़ी लाई गई थी कि उनके जन्मदिन पर उनको ये कराया जाएगा, और वो गुलाब की पंखुड़ी सूख गई
क्योंकि अमेठी की जनता ने विरोध कर दिया इस बात को लेकर कि वहां एक अमेठी के स्थानीय कांग्रेसी नेता ने एक पोस्टर लगा दिया था जिसमें होर्डिंग लगा दिया था जिसमें राहुल गांधी को राम और नरेंद्र मोदी को दशानन दिखाया गया था। तो मैं इसको अगर सोशियोलॉजिकली इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको साफ हो जाएगी कि क्या ऐसा 10 साल में हो गया कि जो अमेठी नई रोशनी देख रहे थे उसने उसी दीदी जीजाजी के पिता और ससुर की मूर्ति पर पंखुड़ी नहीं चढ़ाने दिया। तो मैं इस बात को शिद्दत से अपनी किताब में रेखांकित किया है कि स्मृति ईरानी के व्यक्तित्व से ज्यादा अमेठी के जनता की एक परिवार के खिलाफ उठ खड़े होने की यह कहानी है। उधर पीछे आनंद जी, आप खुद एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे या कभी आपने ऐसा सोचा कि इलेक्शन अब लड़ लिया जाए? ये तो प्रारब्ध तय करेगा। मेरा तो प्रारब्ध में यकीन है। अगर मेरे किस्मत में लिखा होगा तो मैं जाऊंगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं जाऊंगा। मैं कोई ये कहता नहीं कि नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे कहने वाले लोगों को देखे कि नहीं नहीं राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, वो हमारे ही साथी हैं और दिन भर सुबह से लेकर शाम तक राज्यसभा या दूसरे सभाओं के लिए अपना वो लॉबिंग करते रहते हैं। मेरा यकीन प्रारब्ध में है। अगर प्रारब्ध होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। बट कभी सपना रहा है आपका कि? कभी सपना नहीं रहा। थैंक यू। इनके प्रश्न को लेते हुए मैं भी पूछना चाहूँ, कभी ये सपना तो नहीं पर 4:30 से 7 के बीच में ख्याल आया सुबह के समय कि ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? सर वो जो समय होता है ना, वो मेरे पढ़ने और लिखने का समय होता है। उस समय अगर मैं राजनीति के जंजाल में फंसूंगा तो राजनीति के बियावान में खो जाऊंगा, तो इसलिए उस समय राजनीति पर ध्यान ही नहीं जाती है। इसकी जरूरत नहीं, आवाज सुनाई देगी सबको। ओके, आपने जो 10 साल दिखाए हैं अमेठी में किस तरह से परिवर्तन हुआ, दीदी और जीजा जी की रोशनी से, और फिर अंत में ये सब हुआ, ऐसा इसी तरह का पैरेलल स्वरूप राजनीति में परिवर्तन का आपने नेशनल लेवल पे और भी कहीं देखा, या पूरे नेशनल लेवल पे आप देखते हैं उसको? अभी कहीं इस तरह से सोचा नहीं मैंने कि कहाँ ऐसा हुआ। अगर बंगाल में ऐसा होता है तो हो सकता है हो जाए, लेकिन वो अभी तो भविष्य की बात है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कोई एक परिवार इस तरह से पैरेलल अगर ढूंढेंगी तो बिहार में देखा जा सकता है, लालू यादव के परिवार में, लेकिन वो लंबा था। पैरेलल अगर आप देखेंगी तो मुलायम सिंह यादव में दिख सकता है थोड़ा बहुत। पैरेलल अगर आप देखेंगी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद में दिख सकता है आपको थोड़ा, वो मुफ्ती में, और फारूक अब्दुल्ला में दिख सकता है आपको। पैरेलल अगर आप देखना चाहें तो करुणानिधि और स्टालिन में दिख सकता है आपको। पैरेलल अगर आप देखना चाहेंगे तो जयललिता में दिख सकता है आपको। पैरेलल अगर आप देखना चाहेंगे तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन में दिख सकता है आपको। तो इस तरह के कई पैरेलल्स, कई समानांतर कथाएं भारत में। जरूरत इस बात की है कि हमारे साथी उठें और उसको बड़े रोचक अंदाज में पाठकों तक लाएं। प्रभा केतान फाउंडेशन। मैं एक बात कह लूं, मुझे लगता है कि जब प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि सब लोग मुझसे सहमत ही हैं। प्रभा केतान फाउंडेशन, एनसीआर विमेन, एहसास विमेन की ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हमारे अतिथि अनंत विजय जी और हमारी वर्तिका जी, इनकी बातचीत से ये बहुत ही रोचक शाम बुनी गई। आप सभी का धन्यवाद। और अब मैं गीता श्री, हमारी सीनियर जर्नलिस्ट, से निवेदन करती हूँ कि वो आए और हमारे अतिथि को एक छोटा सा मोमेंटो प्रेजेंट करें। गीता श्री जी आइए प्लीज।
हाँ,